हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द्वारिका स्टडीज पर। और आज हम फिर आ गए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ में। यानी कि हम अपनी नई सपोर्ट मटेरियल से अपनी पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे आज, जिसका नाम होगा हमारा न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका के बारे में आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं। न्यायपालिका क्या होती है? हमारी सरकार का ये तीसरा अंग होती है, यानी कि जो कि सरकार के सभी नियमों को लागू करने में हेल्प करती है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें जरूरत क्यों है, इसकी संरचना कैसे हुई, सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से क्षेत्र अधिकार होते हैं, न्यायपालिका का अधिकार पढ़ेंगे और न्यायपालिका और सांसद के बारे में यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं, पढ़ते हैं इसे। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। यहाँ से स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता किस लिए होती है? कानून के शासन के लिए होती है। भाई देखो, जब हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, मेरी बात पर ध्यान देना आप, यानी कि यहाँ से ज्यादा अगर आपको समझ ना आए तो सुनना इसे अच्छे से। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता किस लिए होती है? कानून को शासन करने के लिए होती है। अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका करती है। अगर हमारे देश में हम लोगों के बीच में, अगर मानव नागरिकों के बीच में कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के मतभेद होते हैं तो उन्हें कौन खत्म करता है? न्यायपालिका करती है ना? तो ये इसके काम हो गए, इसकी हमें जरूरत होती है। संविधान में प्रावधान कौन से किए गए हैं? यानी कि जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश जज को कहते हैं, इसका जो काम होता है वो तय किया गया है, सुनिश्चित कर दिया गया है। वित्त निर्भरता नहीं होती। हमारा जो न्यायपालिका है ना, जो हमारा जो कोर्ट होता है, वो कभी भी पैसे के लिए हमारी सरकार पर निर्भर नहीं होता। यदि पैसे के लिए निर्भर होगा तो आप खुद सोचिए, अगर ये पैसे के लिए निर्भर होगा तो सरकार इस पर अपना शासन करने लगेगी। इसलिए इसे पूरी तरीके से, क्योंकि जो न्यायपालिका है हमारे संविधान में, इसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी व्यक्ति टांग नहीं अड़ा सकता, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारे इस भारत के अंदर सबसे ऊपर ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली संविधान है। संविधान से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। ठीक है, निर्णय की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मान लो न्यायपालिका ने कोई निर्णय किया तो हम लोग उसकी बुराई नहीं कर सकते, आलोचना यानी कि बुराई। नियुक्तियों में राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं है। अगर इसको न्यायपालिका के जज को, न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो इसमें कोई भी राजनीतिक दल इसमें भूमिका नहीं निभाता। और पद मुक्ति, इसको हटाना, यानी कि न्यायाधीश को, जज को पद से हटाना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए महाभियोग करना पड़ता है। अगर बात करें संरचना, तो याद रखना संरचना वर्ग का मतलब है न्यायपालिका है कितनी बड़ी। सबसे पहले कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। उससे नीचे क्या होते हैं? उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, जो कि पूरे भारत के अंदर टोटल 25 है। कितने हैं उच्च न्यायालय आपके? टोटल 25। फिर उससे नीचे जिला न्यायालय आते हैं, फिर छोटे छोटे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार हैं वो क्या? मौलिक और अपीली, मौलिक अधिकार, अपीली, सलाहकारी, रिट और विशेष अधिकार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो जितनी चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर हमने डीपली पढ़ने वाले हैं। पहला, कि स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। जो यही चीज मैंने आपको क्लियर करी कि न्यायपालिका सरकार का हमारा तीसरा अंग होती है, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के, प्राइवेट संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने में पंच के रूप में, है ना। पंच किसे कहते थे? गांव के अंदर जो आपके सरपंच होते थे उन्हें कहते थे। पंच के रूप में कौन काम करता है? न्यायपालिका। और कानून के शासन की रक्षा भी करती है, कानून की सर्वोच्चता को तय करती है। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर के, क्योंकि न्यायपालिका को लिए जरूरी है कि इसके ऊपर कोई भी राजनीतिक दबाव ना हो और ये बिना राजनीतिक दबाव के निर्णय ले, है ना। और न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है न्यायपालिका की होती है जो कि हमारे सारे कानूनों को हमें न्याय देने का काम करती है। ठीक है, हम जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए इसे, है ना, सीधी सी बात है भाई कि इस पर शासन किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। और जब हमारे देश के कानून बनाने वालों ने कानून बनाए तो उन्होंने न्यायपालिका को बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त की है। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका जो है हमारी सरकार के दोनों अंग कभी भी न्यायपालिका के बीच में टांग नहीं अड़ा सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका अपना काम ठीक प्रकार से करती है, अपने आप करेगी। जो न्यायाधीश होता है ना, जो जज होता है, वो अपनी मर्जी से बिना किसी भेदभाव के क्या कर सकता है? अपना काम कर सकता है। न्यायाधीश के रूप में आपको अगर नियुक्त होना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? वकालत आनी चाहिए। अगर आपको जज बनना है तो आपके उसके लिए वकालत आनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप कानून के विशेषज्ञ होने चाहिए, आपको कानून की नॉलेज होनी चाहिए। इसका निश्चित कार्यकाल होता है, एक फिक्स काम करने का एक निश्चित कार्यकाल होता है, और सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। विशेष स्थितियों में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए महाभियोग होता है ना। न्यायपालिका जो होती है विधायिका और कार्यपालिका पर पैसे के लिए कभी भी निर्भर नहीं रहती। ये हमने इसकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली। अगला, न्यायाधीश की नियुक्ति और उसे हटाया कैसे जाता है। देखो भाई, न्यायाधीश को कैसे नियुक्ति होती है? मंत्रिमंडल हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए और भारत के हमारे मुख्य न्यायाधीश हो गए, ये सभी के सभी न्याय की जो नियुक्ति होती है इसकी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसके संदर्भ में ये परंपरा थी पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना, सुप्रीम कोर्ट के सबसे पुराने वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो नए मुख्य न्यायाधीश को चुनेंगे। लेकिन फिर भी हमारे भारत में क्या हुआ, कई बार इन्हें परंपरा तोड़ दी गई है कि भाई पुराने वरिष्ठ न्यायाधीश इन्हें नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, आगे इसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो होता है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको चुनने के लिए अब राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर इनसे चुनता है। यानी कि राष्ट्रपति चुनता है, लेकिन हेल्प किसकी लेते हैं उसके अंदर? वो पुराने मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता पूरी तरीके से बनी रहेगी ना, क्योंकि भाई चुनने का काम राष्ट्रपति ने करा लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करा, न्यायाधीश की मर्जी से करा, तो ये दोनों संतुलन रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने इसकी संरचना देखी, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, फिर उच्च न्यायालय जो कि 25 है भारत के अंदर, फिर जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार, केंद्र और राज्य के बीच में विवादों को निपटारा करता है, मौलिक अधिकार है जो कि लोगों के लिए होते हैं और उनकी रक्षा भी करता है ये, और रिट जारी करता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इनके चुनाव संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है। अपील किसे कहते हैं? दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों से जितने भी है ना, और संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे पर अपील सुनना। यानी कि मान लो किसी ने अपील करी अधीनस्थ न्यायालय में और अगर किसी व्यक्ति को वहां से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो वह दोबारा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी अपील कर सकता है, तो उसे अपील ये कहते हैं। दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मामलों में ऐसा होता है। सलाहकारी किसे कहते हैं? आपको पता है जनहित के मामले में कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना कौन होता है? सलाहकारी कहलाता है। यानी कि कौन देता है? यही देता है कोर्ट, है ना, न्यायपालिका। विशेष अधिकार कौन से होते हैं? किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइफ पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई होती है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य जो साधन है वो जनहित याचिका और सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। 1979 से यानी कि 1979 से 1980 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायाधीश ने उन मामले में रुचि यानी कि इंटरेस्ट दिखाया जहां पर समाज के कुछ वर्गों के लिए आसानी से अदालत की सेवाएं नहीं मिल पाती थी। पुराने समय पर क्या होता था, जो लोग होते थे, यानी कि बेसिकली आप इतना समझो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, जो लोग पढ़ लिखते नहीं है, उन लोगों को क्या लगता है कि अगर हम कानून के मामले में पढ़ेंगे या फिर अगर मान लो उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि भाई अगर हम कोर्ट जाएंगे तो पैसा बर्बाद होगा, ये होगा, मतलब लोगों के माइंड में डर होता है कि भाई कानून है, कानून से दूर रहना है, कोर्ट वोर्ट के चक्करों से दूर रहना है। लोगों की ऐसी मानसिकता होती है जब लोगों को नॉलेज नहीं होती, जब उन्हें अपने कानूनों का ज्ञान नहीं होता। तो भाई तो सरकार ने रुचि दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया, जहां पर समाज कुछ वर्गों के लोग जो थे आसानी से अदालत की सेवा ले नहीं पाते थे पहले, तो उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय जो था उन्होंने जनता की सेवा की भावना से भरे नागरिक और सामाजिक संगठनों के लिए वकील और समाज के जरूरतमंदों और गरीब लोगों की याचिका दायर करने की इजाजत देती कि गरीब लोग भी भाई अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पर दर्ज करा सकते हैं। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। ठीक है, चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी जो कि वोटिंग लिए खड़े होते हैं, उनकी संपत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में उन्हें शपथ पत्र देने का निर्देश दिया कि भाई आप जब अगर प्रत्याशी बनना चाहते हैं, अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पूरा का पूरा डाटा किसको? चुनाव आयोग या फिर न्यायपालिका को आपको देना पड़ेगा, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने नेता को चुन पाए। ठीक है, आगे जो ये सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू क्या है, मतलब ये जो हमारी एक्टिव पूरी की पूरी न्यायपालिका है, इसकी कोई ना कोई तो एक बेकार चीज होगी, नेगेटिव बातें तो होंगी, हर चीज की होती हैं। तो न्यायपालिका में भाई देखो काम के बोझ पड़े, क्यों बढ़े काम के बोझ? क्योंकि देखो हम इसका काम क्या है बेसिकली, कानूनों को लागू कराना, है ना, जनता के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है विवादों का निपटारा करना। लेकिन अब जो क्या हो रहा है, अगर संसद में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर भाई माना लोकसभा के बीच में और क्या नाम है आपका, इनके कार्यपालिका और इनके बीच में कोई काम है, तो उसको भी कौन कंप्लीट कर रहा है? इनके बीच के विवादों को भी न्यायपालिका कंप्लीट वो कर रही है, विवादों को दूर, यानी कि उनके काम को भी इसे करना पड़ रहा है जो कि संसद को करेगी। तो भाई काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। देखो लिखा है यहाँ पर, सेकंड वाली लाइन को पढ़ना, न्यायिक सक्रियता में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामों के बीच में अंतर करना मुश्किल हो गया कि कौन क्या काम करेगा, विधायिका के पास क्या काम है, कार्यपालिका के पास क्या है, न्यायपालिका के पास क्या है। तो इसलिए इन लोगों के बीच में ना हमेशा मतभेद होते रहते हैं, जैसे कि वायु और प्रदूषण को दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच करना, चुनाव को सुधार करना। ऐसे कामों को विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए, किसको? सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों को, क्षेत्राधिकार का सम्मान करे, ये इसके नकारात्मक पहलू है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो इसे गैर संवैधानिक घोषित कर भी सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, संघीय संबंधी, जैसे कि केंद्र और राज्य के संबंध के मामले में
भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जो न्यायपालिका होती है विधायी द्वारा पारित कानूनों की ओर संविधान की व्याख्या करती है और प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा भी करती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है कौन? हमारी न्यायपालिका। नागरिक के जितने भी यानी कि मौलिक अधिकार होते हैं उनकी भी रक्षा न्यायपालिका यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जज करते हैं। और जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी भी करी है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा न्यायपालिका और संसद। न्यायपालिका और संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में सरकार के जो प्रत्येक अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका अपना अपना काम करने का एरिया दिया हुआ है कि भाई सबको अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त है कि कौन व्यक्ति कितना काम कर सकता है, भले वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सभी को, है ना। और इस काम के विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका और के बीच में टकराव रहता है ना। और जैसे संपत्ति के अधिकार पर संसद की संविधान को संसद जो है हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके संबंध में आपको पता है संशोधन का मतलब क्या होता है? चेंज कर सकती है, नियमों को बदल सकती है और उनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। निवारक नजरबंदी कानून, इसका मतलब होता है, आगे दिया भी होगा आपका, जब किसी व्यक्ति को शक के आधार पर ही पुलिस वालों के द्वारा उठा लिया जाता है तो निवारक नजरबंदी। नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून। भाई आगे बढ़ते हैं, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय लिया था? संविधान जो है हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है। संविधान एक मूल ढांचा है जो कि संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे को छेड़ नहीं सकता। हमारे देश के अंदर संविधान के कानूनों को कोई नहीं छेड़ सकता। जब तो कहा जाता है संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लचीला इसलिए समय के हिसाब से, बदलने के हिसाब से हमारी पूरी संसद, सभी लोग मिलकर के इनके नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। तो भाई लचीला हो गया संविधान, और आज भी ये जीवंत है, इसलिए जीवंत दस्तावेज कहा जाता है इसे। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे का नहीं बदला जा सकता। ठीक है, अगर लोग सोचे, सरकार सोचे पूरे के पूरे संविधान को बदल दो, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। संसद में भी ये पावर नहीं है। ठीक है, संपत्ति के संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय लिया, अपने पास रखा कि कोई भी मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा नहीं, या फिर यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोत्तम उदाहरण है। संसद और न्यायपालिका के बीच में पता है हमेशा विवाद होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि संविधान यह व्यवस्था करती है कि न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई जाती है। इसी प्रकार जो न्यायपालिका है उसने भी कई अवसरों पर विधायिका की बुराई करी है। अब इनमें जो मतभेद है क्यों होते हैं पता है? क्योंकि विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका उन पर काम करती है। तो विधायिका जो कानून बनाती है ना, तो विधायिका कहती है हमने तो कानून अच्छा बनाया। अगर मान लो लोग उनकी बुराई कर रहे हैं तो न्यायपालिका कहती है हम भी उनके हिसाब से न्याय कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूं कि भाई इस ऐसे में इन लोगों के बीच में क्या होते रहते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, यानी कि आलोचना होती रहती है। लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता यानी कि शक्ति के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है। ठीक है, यानी कि भाई हमारे देश के अंदर जितने भी ये अंग है हमारी सरकार के, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इन सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हमारा भारत जो है बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, विविधताओं से भरा हुआ है और इसको पूरे भारत को संभालने वाली एक संविधान ही है। इसलिए सभी को इनके एक दूसरे के धर्मों की हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। और आपको पता है हम न्यू सपोर्ट मटेरियल से पढ़ रहे हैं और ये आपकी न्यू सपोर्ट है, तो इससे आपका पेपर गारंटेड, आपके क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले होते हैं। क्योंकि जो हमारे ज्यादातर पेपर बनते हैं वो सपोर्ट मटेरियल से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। भाई मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दिए, ये 2 नंबर वाले आपको दिए हुए हैं, है ना, 4 अंक वाले ये रहे। आपके चित्र भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप रिटन प्रैक्टिस 6 अंक वालों की करना है ना। इनके एग्जाम्पल्स ये रहे। ठीक है भाई, हमारा यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है ना। कमेंट करके बताओ फटाफट से कि आपको, आपके लिए कौन कौन से चैप्टर्स पर और भी जल्दी से जल्दी वीडियोस लेकर के आई जाए, है ना। थैंक यू।